सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातें बनी हैं। कि पशुपति पारस जो हैं वाकई में महागठबंधन के हिस्सा हो चुके हैं। अच्छा, मतलब कुछ शुभ संकेत हैं उनके लिए। हाँ, बड़ा शुभ संकेत। क्या लगता है, इशारा अमित शाह की ओर है? मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुछ अपने ही लोग थे जो उनको इस चुनाव में हराना चाहते थे कई मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। कि जो देवेंद्र फडणवीस जो हैं और उनको इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है भाजपा की। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। तो वजीरगंज की जो इस बार की का जो चुनाव होगा वो कहानी बहुत अलग कहानी होगी। तो महागठबंधन की जीत की पटकथा चिंटू भैया वहां से लिख रहे हैं। अगर घर बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो उसमें सीमेंट पे जो आपको पैसे खर्च पहले होने थे वही अब भी खर्च होंगे। अक्षरा सिंह का प्रेम ज्योति सिंह के प्रति बड़ा उमड़ रहा है। आरोप है अक्षरा सिंह पर कि पवन सिंह का अगर घर किसी ने तोड़ा तो उसमें से अक्षरा सिंह की बड़ी भूमिका रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट के तमाम दर्शकों को अश्विनी सिंह का नमस्कार। सुबह सुबह आज हम फिर हाजिर हुए हैं खबरें विद न्यूज हाट कार्यक्रम लेकर। इस कार्यक्रम में हम कल के जो खबरें हैं, प्रमुख खबरें हैं, उसका विश्लेषण करते हैं चंदन सर के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, सबसे पहली खबर, कल महागठबंधन की एक बैठक हुई पटना में और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातें बनी हैं। आपको क्या लगता है, क्या अपडेट है? देखिए, कल जो मीटिंग हुई, तेजस्वी जी के आवास पर यह मीटिंग हुई थी। महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं बिहार के वह मौजूद थे इसमें। जैसे आपको राजेश राम हो गए, मुकेश सहनी थे और भी जो घटक दल हैं उनके नेता इसमें मौजूद थे। देखिए, कई चीज़ों से पर्दा जो है जो वो हटा है। अब 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें जो मुकेश सहनी, मीटिंग जब खत्म हुई तो मुकेश सहनी ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा का मतलब ये है कि सीट, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर हो जाएगा। तो एक वापो की जो स्थिति थी वो लगता है कि अब यहाँ से छट रहा है। तारीख मुकेश सहनी के अनुसार एक बड़ी जानकारी जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी दी मीटिंग खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा कि सभी सीटों के लिए, तो 243 सीटें हैं, उन्होंने कहा कि हर सीट पर विचार विमर्श हुआ है। और यह भी कहा कांग्रेस पार्टी को लेकर उनका बयान कि सकारात्मक बात हुई है और आने वाले समय में जो बातचीत हुई है, पॉजिटिव बातचीत, वह दिखेगी। ये सब चीज़ें ये कहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब 70 नहीं ज़्यादा सीट मांगेगी। फिर हो रहा था कि नहीं, 70 सीट नहीं मिलने वाली है क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है 2020 के चुनाव में अच्छा नहीं रहा था। तो उस चीज़ को आप गौर कीजिए। और राजेश राम का बयान देखिए तो लग रहा है, इस पर राजेश राम जो कह रहे हैं तो लग रहा है कि जो कांग्रेस की यात्रा निकली उसका असर कह सकते हैं। अब पता नहीं कौन सी सकारात्मक चीज़ें हैं जिसका इंतजार करने के लिए कह रहे हैं राजेश राम, तो इंतजार कीजिए, कह रहे हैं तो। लेकिन राजेश राम ने एक और बड़ी बात कही मीटिंग को लेके, पशुपति पारस, वापो की स्थिति थी कि पशुपति पारस का क्या होगा। नहीं, लोजपा जो है, राष्ट्रीय लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, उसका क्या होगा पता नहीं। पशुपति पारस का को सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो कल की मीटिंग से और राजेश राम के बयान से ये लग गया कि पशुपति पारस जो हैं वाकई में महागठबंधन के हिस्सा हो चुके हैं। अच्छा, मतलब कुछ शुभ संकेत हैं उनके। हाँ, बड़ा शुभ संकेत। और उनके लिए भी, हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए भी, झामुमो पर भी उनका बयान था कि पशुपति पारस और झामुमो भी इस गठबंधन में हैं। उनको देखते हुए जो है सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। तो ये कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, झारखंड से लेकर के बिहार तक के लिए, पशुपति पारस के लिए। तो अहम बातें यही रही हैं और सभी सीटों पर बातचीत हुई है। और यह भी कहना था नेताओं का, महागठबंधन के नेताओं का, कि 1 to 1 बातचीत हुई है कि कौन पार्टी कितने पे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन सीटें होंगी, क्या होगा। तो एक मुकाम के तरफ महागठबंधन का जो कारवां है अब
वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की मीटिंग से कोई बहुत बड़ी पेच कहिए कि सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जब 15 को पत्ता खुलेगा, जैसा कह रहे हैं मुकेश सहनी, तब पत्ता खुलने के बाद न बहुत सारी चीज़ें होती है। तो खैर अब नज़दीक ही है, लेकिन कल की मीटिंग हम कह सकते हैं कि अच्छी मीटिंग थी तेजस्वी यादव की, महागठबंधन के नेताओं की। महागठबंधन के नेताओं की ये सकारात्मक मीटिंग, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। और साथ में यह भी कह सकते हैं कि पशुपति पारस के जो राजनीति के बुरे दिन थे वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं। जिस तरीके से दरकिनार कर दिए गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, वह जय मोदी तय मोदी करते रहे जी, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते रहे मंच से, चूंकि उनको सीटें नहीं मिली। चिराग पासवान की पार्टी को, उनके गुट को सीटें मिल गई और यह जो है आकाश की तरफ देखते रह गए। लेकिन एक चीज़ खासियत पशुपति पारस में, और चूंकि राजनीति का बड़ा पुराना अनुभव है, हर जहां भी उनको बुलाया गया लोकसभा चुनाव के दौरान, वह चुनाव प्रचार करने के लिए एनडीए के मंचों पर दिखे थे। तो अब यही है कि इसके बाद भी जब उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, तब भी वो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि अच्छा ये होगा। खबरें ये आने लगी थी, चर्चा होने लगी कि नहीं, अच्छा कुछ नहीं मिला ना, तो अब पशुपति पारस जी को राज्यपाल ही बना दिया जाएगा। एकदम पता नहीं बनते बनते कैसे चूक गए पशुपति पारस, और हमारी बात भी हुई थी इस मसले पर। तो खैर उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनकी चुप्पी, उनका मौन रहना मेरे सवालों का जवाब था। और हमको लगता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जो हैं बहुत सुधी हैं भाई, बड़ा माइंड वाला, एकदम राजनीति का नहीं, पॉइंट समझने वाले हैं हमारे न्यूज हाट के दर्शक। तो समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल एक खबर आई जिसने पूरी राजनीति में हलचल तेज कर दी है, राजीव प्रताप रूढ़ी को लेके। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, क्योंकि पिछले दिनों वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जो है वो जीत के आए हैं। कल के इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है कि उनके कुछ अपने ही लोग थे जो उनको इस चुनाव में हराना चाहते थे। क्या लगता है, इशारा अमित शाह की ओर है? क्योंकि पिछले दिनों एक नैरेटिव भी सेट किया गया कि जो अमित शाह के कैंडिडेट को रूढ़ी ने हरा दिया, अमित शाह रूढ़ी को पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में वो हिस्सा लें वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ था, वाकई में इतनी सुर्खियों में यह चुनाव कभी नहीं रहा था, और इस तरह लेकर कभी चर्चा नहीं हुई थी। और राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर एक नैरेटिव तो गढ़ा गया कि इसमें अमित शाह का इंटरेस्ट है, इस चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी को साइड करना चाहते हैं। और मेरा सवाल ये है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों साइड करना चाहेंगे अमित शाह? हाँ, ये बात जरूर थी कि भाजपा के ही प्रत्याशी थे। अरे भाई, रूढ़ी भी बीजेपी के और संजीव बालियान भी बीजेपी के, तो ये स्थिति बनी थी उस चुनाव में। तो उसी को लेकर के कहा है राजीव प्रताप रूढ़ी ने कि देखिए, कुछ नए नए जो नेता बने, कुछ जो सयाने टाइप के जो नेता थे, वह उन्हें साइड करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन इसमें ऐसे नेता सफल नहीं हो पाए। और मुझे लगता है कि रूढ़ी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, रूढ़ी चीज़ों को समझते होंगे, वो अमित शाह को संदर्भित नहीं कर रहे होंगे। अब इसमें कौन ऐसे खिलाड़ी थे, छुपे रुस्तम थे, जो रूढ़ी को साइड करना चाह रहे थे? तो नाम उन्होंने नहीं लिया है। संजीव बालियान का एक बार नाम लिया है, चूँकि वो प्रतिद्वंदी थे, सामने चुनाव में थे, इस नाते, लेकिन किसी नेता का नाम नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे बाली योगी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी और किस तरीके से बिना किसी फंड के जो तमाम इसकी सुविधाएं हैं, जैसे आपको जिम है, स्विमिंग पूल है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, सोना है, स्टीम जैसी जो सुविधाएं विकसित की हैं, उसका वह जिक्र कर रहे थे, कैसे उन्होंने संभाल के रखा है इस क्लब को। और सबसे बड़ी बात अगर इस इंटरव्यू का कहिए तो उन्होंने कहा कि अब वह आगे इसका चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक बड़ी बात, बड़ी घोषणा जो है
एक बड़ा बयान मतलब रूढ़ी का इस संबंध में है। और उन्होंने कहा, रूढ़ी ने इसी इंटरव्यू में, कि उनके खिलाफ जो है प्रचार अभियान चलाया गया जो गलत था, अनुचित था, ये बात उन्होंने कही है। सबसे बड़ी बात अगर उनकी कही है तो यही है कि अब वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उनका यह भी कहना था कि अब इस बार का जो चुनाव था उसने एक मानक स्थापित कर दिए हैं इस क्लब के लिए। ये बात रूढ़ी का, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी बात है उनके लिए कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यह चुनाव ऐसा था कि जिसमें एक ही पार्टी के 2 प्रत्याशी थे, अमूमन कम देखने को मिलता है ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूढ़ी की खबर ले रहे थे और चूंकि बात जिक्र अमित शाह का हो रहा था तो थोड़ा महाराष्ट्र की ओर रुख कर लेते हैं सर। महाराष्ट्र के राजनीति में एक चर्चा है, मतलब ये खबर काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवाया जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? हालांकि उनके साथ कुछ और लोगों का नाम भी है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है इस खबर में कितनी सच्चाई है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, सच्चाई क्या है, भाजपा में इन दिनों जो रणनीतियां बनती हैं उस पर कोई 100% मुहर नहीं लगा सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल गतिविधि है, अगर आप उसको गौर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और आप इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये खबर है वाकई में तो समझिए चौंकाने वाली खबर है। और चौंकाने वाली खबर ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, तो उसमें एक खबर यह भी है कि जेपी नड्डा बिहार चुनाव तक अपने पद पर बरकरार रहेंगे। तो एक ये बात हो गई। तो ठीक है, बिहार चुनाव खत्म होगा तो क्या होगा, तब भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। तो कहा जा रहा है कि वहाँ से इस्तीफा दिलाया जाएगा देवेंद्र फडणवीस से, उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाएगा और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है भाजपा की। तो ये खबर है। आप देख लीजिए, उस तस्वीर को याद कीजिए, कुछ महीने पहले की बात है जब देवेंद्र फडणवीस 100 परिवार अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आते हैं और नरेंद्र मोदी से, पीएम से उनकी मुलाकात होती है। एकदम वो तस्वीर मुझे अभी भी जहन में है कि एकदम खिलखिलाती हुई वो तस्वीर है। मोदी भी एकदम प्रसन्न हैं और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर भी मुस्कान है। और उसी समय में चर्चा हुई थी अश्विनी जी कि देवेंद्र फडणवीस ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बहुत सारे नाम तैर रहे हैं, अभी तैर रहे हैं, लेकिन उस समय में, और वो तस्वीर जो है इस बात की गवाही भी देती है। अब खबर फिर उसी तरफ बढ़ने लगी है, चर्चा सत्ता के गलियारे में वही होने लगी है। और अब है सवाल बड़ा ये होगा कि कुछ और मुख्यमंत्रियों के बदलाव की बात है भाजपा में। जी बिल्कुल। और भाजपा के लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। आपको हरियाणा में खट्टर का बदलाव हुआ था, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। उमा भारती थी, शिवराज सिंह चौहान आए, चौहान गए, फलाने आए, ये सब चलता रहता है। अब क्या है, अहम ये है कि कई मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, ये खबर है। सबसे बड़ी बात है कि फडणवीस के बारे में ये भी कि वो संघ के बहुत करीब हैं, मोदी से भी उनके अच्छे संबंध हैं, अमित शाह से भी अच्छे संबंध हैं, जेपी नड्डा से अच्छे संबंध हैं। तो भाजपा की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव, एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। जब बात हो रही है अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की, तो एक खबर ये थी कि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उससे पहले पीएम मोदी अपने सभी सांसदों को एक डिनर पे बुलाना चाहते थे, सबको एक भोज देना चाहते थे, लेकिन अब अचानक से वो डिनर रद्द कर दिया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, सभी सांसदों को नहीं, एनडीए के सांसदों का पीएम डिनर देने वाले थे। तो उसमें 8 सितंबर को पीएम के आवास पर ये था डिनर, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही आपको शनिवार को ही कल होने वाला था, जेपी नड्डा डिनर देने वाले थे तमाम सांसदों को, एनडीए के सांसदों को, तो वह भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वजह इसकी है बाढ़। आप सभी जानते ही हैं, उधर जम्मू कश्मीर भी बाढ़ से प्रभावित, पंजाब, इसके बारे में कभी सुने नहीं थे, पता नहीं, कोई पुराने दर्शक होंगे तो सुने होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। हम लोग के ध्यान में, स्मरण में इस तरह की खबर नहीं है कि पंजाब में भी बाढ़ कभी आई हो। ठीक, तो पंजाब में बाढ़, पंजाब परेशान बाढ़ से, और दिल्ली भी परेशान।
तो कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के वजह से जो परेशानी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो सांसदों को डिनर देने का जो कार्यक्रम था उसको कैंसिल कर दिया है और 8 तारीख को रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं पीएम और तमाम जानकारी लेने वाले हैं, राज्यों का दौरा करेंगे, इस तरह की भी खबर है। इसी वजह से यह डिनर कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। अब वापस आते हैं बिहार की ओर, चूँकि बिहार में चुनाव है और वजीरगंज में एक नाम काफ़ी ज़ोर शोर से हर तरफ लिया जा रहा है। यूँ कहिए कि हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। आए दिनों खबर मिलते रहती है और हम लोग देखते भी रहते हैं कि वो हमेशा फील्ड में रह रहे हैं, जनता के बीच ही रह रहे हैं, क्षेत्र में ही रह रहे हैं। क्या लगता है, बाजी मार लेंगे क्या इस बार? देखिए, बाजी तो मारेंगे ही, लेकिन बाजी कैसे मारेंगे इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, वहाँ के जो वजीरगंज का जो समीकरण है, उस समीकरण को थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताते हैं। अभी क्या है कि भाजपा के हैं वहाँ से और कांग्रेस की वो सीट रही है, और लेकिन जो चर्चा है कि आरजेडी अपने पाले में उस सीट को ले सकती है। अब तो चलिए, ये बात हो गई, मतलब जो भी हो, अरे लड़ाई कहाँ है, लड़ाई कहाँ, तो लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच है। ठीक है, अब वहाँ की जो सियासत है वह बदलती जा रही है और चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जो हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी बदौलत चुनाव उन्होंने लड़ा था और आपको 12,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। तो एक अलग तरह का, और युवा सोच मगधी सेना करके वह चलाते हैं और उसके माध्यम से जो कल्याण के काम होते हैं, समाज की भलाई वाले जो कार्य होते हैं, लोगों को मदद करने वाली जो चीज़ें होती हैं, उसको वह अंजाम देते हैं उस संगठन के माध्यम से। और साथ ही बहुत सारे काम हैं ऐसे। और चितरंजन कुमार के बारे में यह भी है, चिंटू भैया के बारे में, कि आपको अगर जो हम समीकरण की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें हैं, अगर चिंटू भैया को महागठबंधन अपना प्रत्याशी बनाता है, ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस या ये या वो, महागठबंधन की हम बात कर रहे हैं। महागठबंधन से अगर वह प्रत्याशी बनते हैं तो एक वहाँ पर कहे कि भयानक टक्कर होगी एनडीए से, और उस टक्कर में 20 जो है, लोग यही कह रहे हैं, स्थानीय लोग जो हमने जो बातचीत की है, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बता रहे हैं कि चिंटू भैया सब पर भारी पड़ जाएंगे और वहाँ पर एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ेगा। मतलब महागठबंधन को भी योद्धा चाहिए और युवा सोच के साथ मैदान में चिंटू भैया। हाँ, अरे 2020 में तो आपको परिणाम आपको बता ही दिए, 2025 में भी एक अलग तरह का वजीरगंज का माहौल है और वजीरगंज में क्या विकास होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप देखिए, आप कोई चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, अब बात उतने से नहीं बनने वाली है कि आप फलाने पार्टी से गए या चुनाव जीत गए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी सोच क्या है, आप अपने क्षेत्र का विकास किस ओर ले जाएंगे, विकास करेंगे कि नहीं करेंगे। आप सिर्फ देखिए, कई विधायक ऐसे हैं बिहार में कि फंड तो सबको बराबर मिलता है, फंड सारे विधायकों को बराबर मिलेगा, सारे सांसदों को बराबर मिलेगा, लेकिन उसी में कोई विधायक, कोई सांसद जो है जनता के चहेते क्यों बन जाते हैं, अपने व्यवहार और उस फंड का सदुपयोग करते हैं और जनता के हित में फैसला लेते हैं, काम करते हैं, इसलिए। हाँ, तो उनको पता है कि क्या प्राथमिकता है, क्या हमारे क्षेत्र को माने किस तरह का विकास होना चाहिए, हमारे लोगों की ज़रूरत क्या है। तो ये सोच वाले नेता हैं आपको चिंटू भैया, और महागठबंधन अगर ऐसी सोच के लोगों को तरजीह देता है, अपना योद्धा बनाता है, तो वजीरगंज की जो इस बार की का जो चुनाव होगा वो कहानी बहुत अलग कहानी होगी। और उस कहानी की पटकथा जो है, ऐसा लग रहा है कि चिंटू भैया जो हैं वो लिख रहे हैं और जनता उनके कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर क्या कहे, आतुर दिख रही है वजीरगंज की जनता। तो महागठबंधन के जीत की पटकथा चिंटू भैया वहाँ से लिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर राजनीति से थोड़ा हटके। बीते दिनों मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमें
तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों, ऑटोमोबाइल से और अन्य चीज़ों पे जीएसटी की जो दरें हैं वो घटा दी गई। इस जीएसटी के इस सूची में सीमेंट भी आता है। सीमेंट पे पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब वो घट के 18% हो गया है। लेकिन एक चतुराई सीमेंट कंपनियों वाले की तरफ से की गई। चूँकि अभी मानसून का समय है और ऐसा कहा जाता है कि इस समय में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो काफ़ी कम होता है और अमूमन सीमेंट की जो कीमतें हैं वो बढ़ती नहीं हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में सीमेंट की कीमतें 25 से 30 रुपये बढ़ा दी गई और ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री ने लाल किला से ये संकेत दिया था कि जो आम जन को कुछ राहत मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सीमेंट फैक्ट्री वाले ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया है? रणनीति, इसको साजिश शब्द नहीं कहिए, ये बिजनेस का अपना एक तरीका होता है। और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, जो उत्पाद बनाती हैं, वो इस तरह का दिमाग लगाते रहती हैं। तो सीमेंट जो है एक अहम चीज़ है और हम इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जीएसटी में कटौती की गई है। तो उसको लेकर यह चर्चा थी कि अब जो घर बनवाएंगे ना लोग, उनको बहुत बचत होगी, सस्ता पड़ेगा मकान बनवाना। लेकिन सीमेंट की कहानी ऐसी है जो कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपके पॉकेट पर उतना ही बोझ बरकरार है। अब ज़रा इस बरकरारी को समझिए कि कैसे बरकरार है। देखिए, आपको अश्विनी जी अभी बता रहे थे कि मानसून का जब वक्त होता है तो उस दौरान इस तरह के सीमेंट के दाम, बोरियों के दाम, बैग के दाम, 50 किलो का बैग होता है एक बैग, तो उसके दाम नहीं बढ़ते अमूमन। लेकिन क्या हुआ था कि सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए, 25-30 रुपये बढ़ाए पर बैग। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन कंपनियों को इस बात का एहसास हो गया था कि जीएसटी में कटौती होने वाली है। भाई सब दिमाग लगाए हुए रहता है ना, तो ये कंपनी अपना दिमाग लगा के रखी थी और यही तो बिजनेस है, यही तो व्यापार है। अब देखिए, लेकिन चालाकी की गई है और चालाकी ये की गई कि ये जो पैसे बढ़ाए गए प्रत्येक बैग पर 25 से 30 रुपये, तो उससे क्या हो गया, जीएसटी लगा करके इसके दाम हो गए मतलब 320 से 360 तक का अमूमन है, किसी का उसमें 5 रुपया 10 रुपया आगे पीछे होगा, 320 से 360 रुपये ये हो गए। एक्चुअल जो रेट है एक बोरी का, एक बैग का, वो है 273 रुपया। जब इसमें आप जीएसटी जोड़ते हैं, और जीएसटी जो है उस समय क्या था, 28% था। अब जो इसमें दाम बढ़ाए गए और जीएसटी घटाए गए, इधर कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए एक बैग का, इधर सरकार ने जीएसटी की दर कम कर दी। 28% था सीमेंट पर, जो अब हो गया है 18%। अब इसको जरा जोड़ घटाव आपको करना पड़ेगा, जरा गुना भाग करना पड़ेगा, तब आप समझिएगा। तो उसमें से जब ये घटा, तब जब आप हिसाब किताब कीजिएगा तो 323 रुपये के आसपास जो है एक बोरी, एक बैग सीमेंट के बिकते हैं। तो अब जो कंपनियां घटाई, अब जो जीएसटी कमा, इस सब का जब माइनस प्लस कीजिएगा तो रेट वहीं पे आ गया है। कहने का मतलब ये है कि कंपनियां चालाक होती हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि और मतलब चूंकि आप इतने ही पैसे में पहले से सीमेंट के बैग खरीद रहे हैं एक बैग, अब भी आपको उतने ही पैसे चुकाने होंगे। मतलब ये है कि जो बोझ आपके पॉकेट पे था, अगर घर बनाना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो उसमें सीमेंट पे जो आपके पैसे खर्च पहले होने थे वही अब भी खर्च होंगे। तो आप समझ गए ना कंपनियां कैसे बिजनेस करती हैं और क्या मकसद रहता है। तो ये बड़ा गेम चलता रहता है। देखिए, हम सीमेंट कंपनी वालों से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे, या अपील करना चाहेंगे इस माध्यम से कि देखिए, सरकार ने लोगों को राहत दी है, आप भी इसमें राहत दें लोगों को, ताकि लोग को ये आसानी से ये सुविधा प्राप्त हो सके। चलिए सर, अब अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह। अक्षरा सिंह का प्रेम ज्योति सिंह के प्रति बड़ा उमड़ रहा है, जबकि पहले कहा जाता था कि ज्योति सिंह के जो पवन सिंह के साथ रिश्ते में खटास है, उसकी मुख्य वजह अक्षरा सिंह ही थी। तो अचानक से ज्योति सिंह के प्रति अक्षरा सिंह का ये प्यार क्यों उमड़ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ, अरे दुश्मन दुश्मन दोस्त। अच्छा, नहीं, न्यूज हाट पे खबर है ना, देख लीजिएगा। दुश्मन दुश्मन दोस्त होता है ना। अब दुश्मन का मतलब ये है कि आप सभी जानते ही हैं कि कितनी नज़दीक थी अक्षरा सिंह। नज़दीक बने, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, दोस्ती थी ना भाई, साथ में कलाकार है,
तो कला एक फिल्म में काम करते थे, एक एल्बम में काम करते थे, एक गानों पे काम करते थे, तो नज़दीकी थी, दोस्ती थी। तो उस समय में दोस्ती अक्षरा और पवन सिंह की दोस्ती, और इसके बाद फिर दोनों में अलगाव, दूरियां बढ़ी, और ये जो दूरियां इस कदर बढ़ी कि दोनों के कभी एक मंच से अक्षरा सिंह तंज करती हैं पवन सिंह को, तो दूसरे मंच से पवन सिंह तंज करते हैं। मतलब किसी छुपी हुई बात नहीं है, आप सभी जानते ही होंगे, हमारे दर्शक जानते हैं। तो लेकिन सबको आश्चर्य लगा जब एक बयान कल आया कि अक्षरा सिंह ने सपोर्ट किया है ज्योति सिंह का। अब देख लीजिए, तो एक दुश्मनी इनकी हो गई अक्षरा सिंह की पवन सिंह से। इधर ज्योति सिंह का मामला, तलाक का जो मामला है, कोर्ट में चल रहा है, और पिछले दिनों ज्योति सिंह ने एक ओपन लेटर लिखा था, खुला पत्र लिखा था पवन सिंह के नाम पे, और उस पत्र में ज्योति सिंह ने जो एक पत्नी का दर्द होता है और पति को लेके जो सवाल होते हैं, वो सारे सवाल, बहुत इमोशनल लेटर था ज्योति सिंह का, और उस लेटर में तमाम तरह के सवाल, शिकायत पवन सिंह से, पावर स्टार से ज्योति सिंह की थी। तो मतलब एक तरफ ये दुश्मन, मतलब दुश्मन कौन, दोनों के दुश्मन अभी कौन है, तो पवन सिंह, ठीक है। तो दोनों दोस्त, मतलब अक्षरा सिंह का ज्योति सिंह का की बड़ाई करना, की तारीफ करना लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। लोग तो यही कहते हैं, हमने कह रहा है भाई, हम पहले कह देते हैं, एकदम ये आरोप है अक्षरा सिंह पर कि पवन सिंह का अगर घर किसी ने तोड़ा तो उसमें से अक्षरा सिंह की बड़ी भूमिका रही है। अब भगवान जाने अक्षरा सिंह की क्या भूमिका रही, अक्षरा सिंह बताएंगी और पवन सिंह बताएंगे, या फिर ज्योति सिंह बता सकती हैं। लेकिन दिलचस्प खबर है ये। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।